साथियों नमस्कार। आज बलिया बलिदान दिवस है और इस अवसर पे मैं एक छोटा सा वीडियो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो टोटली डेडिकेटेड होगा उन समस्त भारतीयों को जो FCRA जो बिल पास होने वाला था लोकसभा में और राज्यसभा में, उसको लेके कन्फ्यूज़न की स्थिति में है कि FCRA क्या है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि FCRA होता क्या है। तो आज का ये टॉपिक FCRA पे ही बेस्ड है। FCRA का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन का मतलब होता है विदेश, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान, रेगुलेशन का मतलब होता है नियम ही मान लीजिए, और एक्ट का मतलब होता है कानून। यानी ऐसा कानून जो भारत में रजिस्टर्ड हुए NGO, जितनी सोसाइटी और जितने NGOs हैं यानी जितने ट्रस्ट हैं, उसको विदेशी फंडिंग कैसे आती है, उसके कौन कौन से नियम हैं और कौन कौन से उसमें क्लॉज हैं, उसी में संशोधन का ये बिल था जिसको लेके पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था। बहुत सारे लोग परेशान थे। तो उसी बिल के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये FCRA क्या होता है। सबसे पहले आप सभी लोग जान लीजिए, पहला है यहाँ पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अब FCRA होता क्या है? FCRA पहला पॉइंट इसका देखिएगा, 10 मिनट आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। FCRA क्या है? FCRA भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो विदेशी सोर्सों से प्राप्त होने वाले जितने भी फंड हैं, जितने भी चंदे हैं, जितने भी अनुदान है यानी डोनेशन है, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन है यानी कि विदेशी योगदान है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। FCRA एक ऐसा कानून है जो भारत के NGO और ट्रस्ट को मिलने वाले जो विदेशी स्रोतों से पैसे हैं, चंदे हैं, अनुदान है, उसको वो रेगुलेट करता है, उसको वो कंट्रोल करता है, उसकी वो निगरानी करता है। इसका इतिहास क्या है? भारत में जब FCRA की शुरुआत हुई, पहला 2 पॉइंट है इसमें। भारत में जब FCRA की शुरुआत हुई उस समय वर्ष था 1976 यानी 1976। 1976 वही वर्ष है जिस वर्ष FCRA की शुरुआत हुई थी। उसके पहले FCRA भारत में अस्तित्व में नहीं था। दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा वर्जन कब आया, इसको संशोधित कब किया गया? तो FCRA 2010 जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। पहला जब आया तो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, और जब दूसरा आया तो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही सरकार थी। ठीक है, अब जरा आपको मैं बताऊं, यह संशोधन जो अधिनियम था, ठीक है, 2010 अभी भारत के देश में चल रहा है। 2026 यानी कि पिछले 16 साल से FCRA 2010 कानून अभी प्रचलन में है, चल रहा है। उसी में कुछ जो नियम है उसको बदलाव करने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसका उद्देश्य क्या था? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? क्यों ये FCRA लाया गया? विदेशी योगदान की प्राप्ति और उसके उपयोग में पारदर्शिता लाना। यानी अगर आपका सपोज करिए कोई NGO है, उसका आपका कोई ट्रस्ट है, तो आपके ट्रस्ट में जो डोनेट करने वाला व्यक्ति है, जो डोनेट करने वाली कंपनी है, वो कंपनी किस के थ्रू आपको पैसा दे रही है, वो पैसा किस तरीके से आया है, और वो आपको पैसा अगर दे रही है तो किस उद्देश्य के लिए दे रही है, वो पैसा कहाँ खर्च होगा। ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना। दूसरा है कि भारत की संप्रभुता, इंटीग्रिटी, अखंडता, यूनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिकल हितों की रक्षा करना। यानी भारत में कोई भी विदेशी आए और किसी को भी पैसा देके और कोई भी अपना काम करवा ले, तो इससे भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति पे हमला कहा जा सकता है। इसी को नियंत्रित करने के लिए FCRA बिल लाया गया। तीसरा पॉइंट है कि विदेशी धन का दुरुपयोग करना। जैसे भारत में जितने भी, जैसे मैं बता दूं, ठीक है, 22,000 करोड़ जो पैसा हो, रुपया होता है, वो एवरी ईयर विदेशों से आता है। यानी कि 22,000 करोड़ रुपया जो है भारत में प्रतिवर्ष NGOs के माध्यम से और ट्रस्ट के माध्यम से आता है। तो क्या उन पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? भारत में इन पैसों का इस्तेमाल अधिकांशतः कन्वर्जन यानी कि जो धर्म परिवर्तन है उसके लिए किया जाता है। अगर इतना पैसा हर साल अगर आ रहा है और उसको अगर शिक्षा में, स्वास्थ्य में लगाया गया होता तो भारत अब तक मल्टी क्लास बन चुका होता, लेकिन नहीं बना ना। तो हम सभी भारतीयों को समझने की जरूरत है कि आखिर ये हर साल पैसा आ रहा है, तो ये आखिर पैसा जा कहाँ रहा है।
इसमें कुछ ही लोग हैं, कुछ गिनती के 1 लाख भी लोग नहीं होंगे जो इन सब का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो सब हम जैसे लोगों को आगे करके और अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। इसका विरोध कर दीजिए, ये नहीं आएगा, ताकि हम अपना काम करते रहें। विदेशी धन का दुरुपयोग, राजनीतिक लाभ और अवैध गतिविधियों का उपयोग कैसे रोका जा सकता है, एफसीआरए में वो संशोधन करने की बात चल रही है। तीसरा, विदेशी चंदे का उपयोग केवल घोषित उद्देश्यों के लिए ही सुरक्षित होना चाहिए। मतलब अगर आपने एफसीआरए के थ्रू किसी विदेशी कंपनी से, चाहे किसी दूसरे देश की कोई संस्था है, अगर उसे पैसा लिया है तो पैसा आपने किस उद्देश्य में खर्च किया है, वो पैसा किस उद्देश्य में खर्च किया है, इसकी जानकारी सरकार को भी होनी चाहिए। और आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट में सबका विवरण होना चाहिए। अब जरा आप सभी लोग ध्यान दीजिए, अगला जो इसका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है, यानी विदेशी चंदे का मतलब क्या है। किसी विदेशी स्रोत, यानी किसी व्यक्ति से पैसा आ रहा हो, किसी संस्था से आ रहा हो, किसी सरकार से आ रहा हो, किसी कंपनी से आ रहा हो, या किसी भी तरीके से अगर वो पैसा भारत में आ रहा है तो उसी को कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी कि विदेशी सहयोग। विदेशी सहयोग, और सहयोग किसके माध्यम से, तो पैसे के माध्यम से। 5वां पॉइंट है कि एफसीआरए के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ पे वे व्यक्ति या वे संघ, वे संस्थाएं, वो ट्रस्ट, वो सोसाइटी, वो कंपनियां, ठीक है, या कोई अन्य संगठन जो किसी भी रूप में विदेशी फंड को प्राप्त करना चाहता है, वो एफसीआरए के अंतर्गत आ सकता है, उसको रखा जा सकता है। इसका उपयोग क्या है, यूटिलाइजेशन, अगर वो फंड दे रहा है तो उस फंड का क्या मतलब है, उसका आप इस्तेमाल कैसे करोगे, उसकी भी बात है। विदेशी योगदान का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसका आपने पंजीकरण करवाया है। अगर आपने अपने ट्रस्ट का पंजीकरण कराया है कि आपका जो ट्रस्ट है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा, तो उस पैसे का उद्देश्य केवल शिक्षा जगत में ही किया जा सकता है। अगर आपका एनजीओ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा है तो उस एनजीओ में आया हुआ पैसा केवल स्वास्थ्य के कार्यों में ही उपयोग किया जाना चाहिए। अगर समाज सेवा के लिए आपने अगर एनजीओ खोला है तो समाज की सेवा जितने प्रकार से कर सकते हैं उतने ही प्रकार में, उतने ही मद में वो किया जा सकता है। उसका पहले बाकायदे प्रोजेक्ट बनता है कि हमें ये इतना पैसा इस क्षेत्र में खर्च करना। जैसे सपोज करिए मेरा एनजीओ है, सच में मेरा एनजीओ है, और उस एनजीओ में अगर कोई डोनेट करता है तो मैं अगर पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा, यानी वो सारा पैसा पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है उस प्रकार के कार्यों में होना चाहिए, न कि मेरे व्यक्तिगत कार्य में होना चाहिए। ठीक है। नवीनीकरण, यानी कि रिन्यू कैसे करना है। कोई भी अगर ट्रस्ट या एनजीओ बनता है तो एक बार बनने के बाद उसकी जो वैलिडिटी होती है, वैधता होती है, वो 5 साल होती है। उस 5 साल के अंदर उसकी वैधता समाप्त होने से पहले उसको पुनः क्या करना पड़ता है, उसका नवीनीकरण करना पड़ता है, यानी उसका जो लाइसेंस है वो पुनः आपको रिन्यू कराना पड़ता है, उसी को कहते हैं नवीनीकरण। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए आप सभी, अब जरा बात करते हैं नवीनीकरण के बाद देखिए एफसीआरए का जो पंजीकरण होगा, एफसीआरए का जो पंजीकरण होगा उसके मुख्य प्रावधान क्या है, यानी उसका जो मुख्य प्रावधान है वो क्या क्या है, किसके थ्रू आप उस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहला है उसका रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण। जैसे आप अगर 9th 10th में पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं, तो 9th में जाएंगे और 11th में जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। तो उसी का पहले अगर कोई आपका एनजीओ है तो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना पड़ता है। एनजीओ बना लेंगे अलग मैटर है, ठीक है, वो बन जाएगा, लेकिन अगर एफसीआरए के अंतर्गत आना चाहते हैं तो एफसीआरए का पंजीकरण अलग से हर एनजीओ को कराना पड़ता है। दूसरा, आपको पूर्व अनुमति, प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफसीआरए का आवेदन देना पड़ेगा कि हम एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तब जाके वो आप लाइन में आएंगे। तीसरा, एफसीआरए अकाउंट होना चाहिए। अब सरकार ने कर दिया है कि जितने एनजीओ हैं, जितने एफसीआरए के अंतर्गत आने वाले ट्रस्ट और एनजीओज हैं, वो क्या होगा, उसका रजिस्ट्रेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में होगा, और जितना पैसा आएगा उस पैसे को आपको 1 साल में खर्च कर देना है।
और अगर खर्च नहीं कर पाए आप तो आपकी पूरी जो संपत्ति है वो राज्य केंद्र सरकार के अधीन यानी उसके अंडर में चली जाएगी। चौथा है उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, यानी वो पैसा आया तो 1 साल में यूटिलाइज होना चाहिए, जो मैंने अभी पिछली लाइन में कहा। लेखा एवं रिपोर्ट, जो एनजीओ में पैसा आएगा उसका पूरा पैसा और उसका पूरा लेखा जोखा यानी कि पूरा उसका डेटा, ठीक है, सब आपको सरकार को सबमिट करना है, उसकी पूरी रिपोर्ट सबमिट करनी है फोटो और वीडियोस के साथ कि हाँ ये पैसा हमने यहाँ पे लगाया। और रिन्यूअल, जिस प्रकार आप एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हर 5 साल पर रिन्यूअल कराते हैं, उसी तरीके से आपका जो FCRA होगा उसको भी आपको रिन्यू करना पड़ेगा। कितने दिन में? तो हर 5 साल में, ठीक है। अगला है रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो कोई भी संस्था जो FCRA के तहत आवेदन करने की इच्छुक है, अगर वो चाहती है कि हमारा रजिस्ट्रेशन भी FCRA के अंतर्गत आ जाए ताकि हम विदेशी फंडिंग ले सकें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण मिलने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें रखी गई हैं। पंजीकरण मिलने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें रखी गई हैं जो आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। और वो शर्तें क्या क्या हैं आप सभी लोग ध्यान से देखिए। पहली शर्त है कि पहले ही FCRA का रजिस्ट्रेशन जिस दिन जाएंगे उसी दिन नहीं आ जाएगा, उससे पहले आपको केंद्र सरकार को बाकायदे रिटेन में एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा कि हमको FCRA का लाइसेंस चाहिए, हम विदेशी फंडिंग लेना चाहते हैं। तो ये पूर्व अनुमति है। दूसरा है FCRA खाता। अगर सारा आपका डॉक्यूमेंट सही रहता है तब जाके वो सरकार क्या करती है, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले के लिए SBI नई दिल्ली, जो अभी मैंने कहा, में FCRA अकाउंट होना चाहिए। किसी भी देश से आया हुआ जो विदेशी फंड है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली वाले सेंटर में ही रहेगा, भारत के और किसी प्रदेश में नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? दिल्ली में रहेगा। इस खाते में आया हुआ जो धन है FCRA के नियमों के अनुसार ही उपयोग किया जाएगा, यानी आप जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे पैसा निकाल के अपने ऐशो आराम पे खर्च नहीं कर सकते हैं या किसी दूसरे क्षेत्रों में काम नहीं कर पाएंगे। उस पे कुछ प्रतिबंध भी है, लिमिटेशंस भी हैं। आइए जरा उसको समझते हैं। और वो प्रतिबंध क्या है जरा उसको आप कायदे से समझ लीजिए। FCRA के नियमों के तहत कुछ व्यक्तियों या कुछ संगठनों को विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। और वो क्यों कौन है? तो कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहे, ठीक है, चाहे कोई भी राजनीतिक प्रवृत्ति के संगठन या सरकारी कर्मचारी अगर चाहे कि हम FCRA के अंतर्गत वो विदेशी फंडिंग ले सकें तो वो नहीं ले सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं है। 10वां, उल्लंघन करने पे क्या आपको दंड दिया जा सकता है। अगर आपने कोई भी चीज इसमें फॉल्ट अगर किया, कोई भी चीज अगर आप फॉल्ट करते हैं तो आपको कुछ क्या मिलेगा? आपको उस पर पेनल्टी भी लगेगी, चार्जेस भी लगेंगे। क्या है? पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। पंजीकरण यानी आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द कर दिया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। विदेशी योगदान प्राप्त करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है, यानी जब बैन लग जाएगा तो आप किसी प्रकार की विदेशी फंडिंग नहीं ले पाएंगे। धन की जब्ती, आपका जितना सारा FCRA अकाउंट होगा उसमें जितना सारा पैसा होगा वो सरकार जब्त कर लेगी। सरकार क्या करेगी? जब्त कर लेगी और रूल्स के अकॉर्डिंग आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो ये FCRA कानून है। ये एक शॉर्ट समरी थी जो मैंने आप सबको समझाया कि कम से कम विस्तृत नहीं, लेकिन आपको हल्की फुल्की उसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप कहीं अपनी बातों को रख सकें, किसी से कन्वर्सेशन कर सकें। थैंक यू।